ख़वातीन हज़रात, आज़ाद लोगों के साथ फ़राज़ दरवेश आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अमरीका में जिस तरह से आप सबको पता है नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है और नई एडमिनिस्ट्रेशन ने इक़दामात कुछ लेने शुरू कर दिए हैं। सब में बड़ी जो बैटल है, जो जंग इन्होंने लड़नी है, वो कहीं बाहर नहीं लड़नी है, वो अपने मुल्क अमरीका में ही लड़नी है, वो है कोरोना की जंग। वैक्सीनेशन की पाकिस्तान में भी लोग जो है चाह रहे हैं वैक्सीनेशन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। तो बाइडेन साहब जो हैं बहुत चैलेंजेस का शिकार है और अक्सर लोग जो सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए क्या होगा, तो मैं तो पहले ही सवाल करता हूँ जी उनको पहले ये सोचना है अमेरिका के लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि इस वक़्त अमेरिका में क्राइसिस है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी इनके सर पे खड़ा हुआ है, स्टिमुलस पैकेज और ये सारी चीज़ें इनको देनी पड़ रही हैं। तो हम चूँकि पाकिस्तान से हम चारों का ताल्लुक है, जो अभी आप गेस्ट जिनका मैं तारुफ कराऊँगा, तो हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, पाकिस्तान में क्या असर पड़ेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिसबा आज़म साहब और जो है डॉक्टर हुमा बक़ाई। आप पढ़ाती हैं आईबीए के अंदर, आप सहाफ़ी रह चुकी हैं, मीडिया पर्सनैलिटी रह चुकी हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उवैस सलीम, जो अमेरिका में पढ़ाते हैं, प्रोफ़ेसर हैं और वो भी सहाफ़त से ताल्लुक रहा है और अभी भी है। तो डॉक्टर मिसबा आज़म, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब जो बाइडेन साहब की जो पॉलिसी है, जिसपे हमने पिछले हफ्ते भी बात की कि जी माइकल कुगलमैन भी आए थे और उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई, जिसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो अफ़गानिस्तान का जो विथड्रॉल है, जो होगा पाकिस्तान का जिसमें एक कलीदी किरदार अदा करता है, वो शायद उस तरह से ना हो। तालिबान शायद अपसेट हो जाएँ और वो मामलात बिगड़ने के खतरे जिस तरह ट्रम्प साहब के ज़माने में थे, अगर ट्रम्प साहब होते तो शायद इतने ना होते, जो कि अब ज़्यादा हो गए हैं। तो इस पे ज़रा कुछ अपनी ओपिनियन दीजिए कि क्या मामला चल रहे हैं? बहुत शुक्रिया फराज। देखिए, ट्रम्प साहब के ज़माने में भी वो हालात कोई बहुत ठीक नहीं थे। मैंने जिक्र किया था पहले भी कि मेरी बात हुई थी कुछ एक्सपर्ट से और उन्होंने भी इस चीज़ को उस वक्त बताया था जब ये इलेक्शन से बहुत पहले की बात है कि कोई चीज़ें जो हैं वो ऑल्दो मीडिया में तो आ रहा है कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये इम्प्रूवमेंट हो गई, वो मगर यूजुअली कोई प्रोग्रेस थी नहीं वहाँ पर भी। और उसमें भी क्योंकि देखिए तालिबान के साथ जो मसला ये है ना, उनके ग्रुप्स हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं। तो आप कुछ को तो आप टेम कर सकते हैं, लेकिन आप हर एक को अपनी लाइन पे नहीं ला सकते। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम तो वैसे का वैसे ही है। यस, ये ज़रूर है कि जो अप्रोच होगी इनकी सदर बाइडेन की, वो थोड़ी डिफरेंट होगी, बल्कि काफ़ी डिफरेंट होगी मुझे लग रहा है। और वो ये होगा कि वो जो हैं जिस तरह से सदर ट्रम्प चाह रहे थे कि पूरी फ़ौज को निकाल लें यकसर, वो नहीं करेंगे। वो जो है फ़ौज को वहाँ रखेंगे और जो लफ्ज़ मैं बार बार दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ कि वो चाहेंगे कि थोड़ा सा जो ये पीस का जो डिविडेंड है वो उससे थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। और वो ठीक भी है, क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन तो हमने देखा है पहले भी, जब रूसी फौज निकल गई थी एकदम से, तो वहाँ क्या हुआ था कि एकदम सिविल वॉर शुरू हो गई थी और ये सब। और जो दूसरा जो सबसे बड़ी खतरा है जो बाइडेन साहब को एकदम से पुल आउट करने का, वो ये है फराज के और ये मेरी अपनी एनालिसिस है कि जो कहीं जो अमेरिका का एक और कंसर्न ये है कि कहीं जो अफगानिस्तान है वो इंडिया और पाकिस्तान का बैटल ग्राउंड ना बन जाए, कि वो दोनों जो कंट्रीज जो हैं वो अपने जो इश्यूज हैं वो अफगानिस्तान में जाकर डील करें। जैसे एक अब जमाने में अगर ऐसा होता है तो वो सबसे बड़ा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो बॉर्डर लगता है। नहीं, आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें जो है वो इंडिया इतना बड़ा उसका नुकसान नहीं होगा जितना पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कुछ करेगा, वो इंडिया के उसमें इंटरेस्ट में ज़्यादा होगा कि वो अपने जो स्कोर सेटल करे वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में करे। फिर उसके बाद पाकिस्तान को जो है फिर से वही फैक्शन को वो सपोर्ट करना पड़ेगा और फिर वही मैस होगा। और फिर यानी कि और ये कंसर्न है इस वक्त इनसाइड द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, और इसलिए वो फौज को निकालेंगे। और अगर नहीं निकलेगी तो उसमें अच्छी बात तो ये होगी कि जरा सा नजर रहेगी, लेकिन जो खराब बात ये होगी वो ये होगी कि अगर वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई, वो सब हुआ, तो वो बड़ा तकलीफ दे हो जाएगा पाकिस्तान के लिए।
अच्छा, मैं पहले तो दुरुस्ती कर दूं, मिसबा भाई, आपका मकसद था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आप गलती से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कह गए। आई एम सॉरी जी, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, मैं बार बार ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था, तो आई एम सॉरी। तकरीबन एक ही बात है, क्योंकि वो उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन चले एक बात। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मगर मैं नहीं समझता कि एक बात है, बाइडेन साहब जो थे, यानी शुरू में जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, और अब मेरा मतलब है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, मेरी जो अपनी एनालिसिस है, एंड डॉक्टर्स विल कमेंट ऑन दैट, कि शुरू में शायद वो बहुत सुनते थे बाइडेन साहब का, लेकिन बाद में ओबामा साहब जो थे उनकी अपनी पॉलिसीज थी और बाइडेन साहब स्टेप बैक हो गए थे, तो अब जो होगी वो रियली बाइडेन साहब की पॉलिसीज होंगी। जरा मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ और जरा कुछ सवालात भी हैं। देखिए, हमें एक तो हर चीज में एक मसला ये होता है कि जी हमें कश्मीर और ये इंडिया का क्या होगा, और मोदी जो है बहुत करीब हो गए थे ट्रम्प साहब के, अब बाइडेन साहब जो हैं उनको कुछ जो है उनका रस्सी खींचेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, मैं पहले अपनी एक थोड़ी सी ओपिनियन दे दूं। मैं इंडिया जो काम कर रहा है, जो कि जिसपे हमारी डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब से डॉक्टर मिसबा आजम बताएंगे, बहुत बात होती थी कि इंडिया बड़े अरसे से अपने जो इकोनॉमिक डिफरेंशियल है वो बढ़ाने में लगा हुआ है, कि उसकी इकोनॉमी वैसे भी बढ़ी है और वो इतना ज्यादा इकोनॉमिक डिफरेंशियल बढ़ाए चले जा रहा है कि वो दुनिया में ज्यादा रेलेवेंट भी हो रहा है उसकी वजह से। और जब वो ज्यादा रेलेवेंट हो रहा है तो उसके बाद पाकिस्तान जो है, इकोनॉमिक डिफरेंशियल बढ़ जाता है, तो जब नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं या दूसरे ममालिक भी जब इन्वॉल्व होते हैं नेगोशिएशन मीडिएट करने में, तो उनका जो है इंडिया का पलड़ा वैसे ही भारी हो जाता है कि उनका सबका इन्हिसार इंडिया की जो है इकोनॉमी के ऊपर। और यहाँ पर जहां मैं बैठा हुआ सिलिकॉन वैली में, यहाँ तो बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर साइड के ऊपर इन्हिसार इंडिया के ऊपर। तो वहां पर आके वो उस चीज में लगा हुआ है इंडिया। और मेरे हिसाब से कि चाहे अमेरिका में कोई भी आए, ट्रंप हो या बाइडन हो, उनकी पॉलिसी को इंडिया के ऊपर कोई रेडिकल चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम इसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि कुछ होगा तो शायद हमें कुछ मिल जाए। तो इसका भी एक जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात, आप ये बताइए कि एक जो चीज हमेशा होती है कि जी आप खुद किस तरह से निगोशिएट कर रहे हैं और आपके पास क्या क्या लेवरेजेस हैं। क्या कोई लेवरेजेस है इमरान खान साहब के पास? क्या हमने कोई माशी पैकेज उनसे लेना है जो हमें जरूरत भी है देखा जाए तो, लेकिन क्या मिलेगा? तो वो तो उसकी तो शायद माइकल कुगलमैन ने पिछली दफा कहा भी करी, उसकी कोई वो तो बस आपको कुछ नहीं मिलेगा, बेटा ठेंगा मिलेगा बेसिकली इस दफा आपको। अमेरिका खुद इस पोजीशन में नहीं है, तो उस पर जरा अपनी आरा दीजिए। दो बातें। एक तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं मिसबा साहब की बात पर एक क्विक कमेंट कर दूं। देखिए, जैसे ही बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन समझी ये नजर आया कि वो हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे होंगे, तो जो अफगान हुकूमत है उसकी भी टोन बदली, बाइडेन की भी एडमिनिस्ट्रेशन की भी टोन बदली, और तालिबान की भी टोन बदली। और सबसे पहले स्टेटमेंट आया गनी साहब का अफगानिस्तान से, और उन्होंने कहा कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत लेवरेज दे दिया था तालिबान को। फिर जाहिर बाइडेन तवातुर के साथ रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की बात करते हैं, और उसके नतीजे में ये हुआ कि तालिबान, अभी तक हमले हो रहे थे, वायलेंस ग्राउंड पे कम नहीं हुआ था, लेकिन कल जो हमला हुआ नंगाहार प्रोविंस में, उसकी तालिबान ने पहली दफा जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा हाँ जी हमला हमने किया। और मुझे और आपको ये बात अच्छी तरह पता है, कम से कम पाकिस्तान में तो ये बात हमें पता है कि वायलेंस ऑन द ग्राउंड को तालिबान अपनी बार्गेनिंग करेंसी समझते हैं, और उन्होंने उससे पीछे हटने का बिल्कुल वादा नहीं किया। हालांकि तवातुर के साथ ये डिमांड अमेरिकन की भी है, ये डिमांड जाहिर है तालिबान अफगान हुकूमत की भी, और सब यही चाहते हैं, बट वो अपनी जो ये करेंसी है इसको जिंदा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरी टोन अफगान सिचुएशन में जो है वो तब्दील हो रही है। और आप लोगों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि तालिबान इस हवाले से कन्विंस्ड हैं कि वो जब वायलेंस ऑन द ग्राउंड जिंदा रखते हैं तो वो पोजीशन ऑफ पावर में चले जाते हैं, और उनका यही जिंदा रखना था जिसने अमेरिकन को अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे किया और अफगान हुकूमत को मजबूर किया कि उनसे बात करें। तो ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है अफगान सिचुएशन की इस वक्त। जो आपने अभी बात की कि एक तो मैं इकोनॉमी पे आपसे एक गुजारिश कर दूं। आज शाम को पाकिस्तान में एक डिस्कशन था पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, जाहिर है IMF की फिर एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने वही हमारी एनेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है। उन्होंने कहा 1.5 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा। तो यहाँ सवाल हुआ कि
शायद छठी या सातवीं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज थी पाकिस्तान जनवरी में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। फिर जो हमारे हदफ थे टैक्स के वो भी अब के हमने एक्सीड किए, टैक्स कलेक्शन के। एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ी हैं, इंडस्ट्रियल थोड़ी मूवमेंट भी है, मसाइल बहुत सारे। लेकिन सवाल ये था कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 1.5 है। तो जो हमारे लोकल इकोनॉमिस्ट हैं, और मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोट कर रही हूँ उनकी बात, वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3 साल से IMF जो हमारे बारे में प्रिडिक्ट करता है वो गलत साबित होता है। और ये 1.2 ग्रोथ रेट जो है, मतलब हमें ये फीलिंग है इस वक्त कि शायद ये पॉलिटिसाइज्ड प्रेडिक्शंस है। और 4.4 ग्रोथ रेट की बात हो रही है पाकिस्तान में अपनी। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि पाकिस्तान की इकोनॉमी राइट ट्रैक पर है या मसाइल नहीं है, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट आई है और करप्शन के पॉइंट्स जो हैं बढ़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक फैक्टर है जिसपे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को किसी इकोनॉमिस्ट को बुला के उससे बातचीत करनी चाहिए। अमेरिका से हम क्या चाहते हैं? हम अमेरिका से इस वक्त एड एक्चुअली नहीं चाहते। पाकिस्तान में ये फहम सोच नहीं है। हम इकोनॉमिक कोलैबोरेशन उनके साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पिच करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका से कोई डायरेक्ट एड नहीं चाहते। और उसमें जो चीज सामने रखी गई है वो ये कि जो ये इंडस्ट्रियल जोन्स चाइना ने बनाए हैं, चाइना ने हमें इस बात की अब इजाजत दी है कि हम दुनिया में कहीं से भी उसमें इन्वेस्टमेंट ले आए। और जाहिर है कि हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी आए। तो ये है जिसके लिए एक इकोनॉमिक फोकल ग्रुप कायम किया गया है, और ये है जिसको पिच करने की कोशिश की जाएगी। और मोहिद यूसुफ ही इसको लीड भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो क्रेव कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो है बैलेंस। हम चाहते हैं कि हम बैलेंस करें अपनी रिलेशनशिप बीजिंग और वॉशिंगटन के साथ, और अमेरिका बैलेंस करे अपनी रिलेशनशिप हमारे और इंडिया के साथ। ये जो एक थिंकिंग प्रोसेस है ना कि इंडिया बिल्कुल सोवरेन मुल्क है, लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान को टोटली डिहाइफिनेट नहीं कर सकते, और आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन के लिए तो कल्टिवेट करें। और जो पाकिस्तान का तो फहम यही है कि स्पॉयलर्स वहां पर इंडिया से स्पॉन्सर होती है, जो स्पॉयलर्स का एलिमेंट है वहां पे, उसके हवाले से ना आप कोई कदम लगाएं ना कोई आप उन्हें रोकें। तो मेरा ख्याल है चाहे इंडिया से अमेरिका बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, उनकी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वगैरह वगैरह, बट व्हाट पाकिस्तान प्रोबेबली क्रेव्स के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए। पाकिस्तान को ये कोई खुशफहमी नहीं है कि हमें कोई बहुत जबरदस्त अमेरिकन एड आने वाली है। जिस चीज की हम रेस्टोरेशन चाहते हैं वो एक्चुअली हो गई है, और वो है ट्रेनिंग ऑफ आवर मिलिट्री पर्सनल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और मेरे ख्याल है उसका फायदा अमेरिका को भी है, क्योंकि एक जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो क्रिएट हो गया था। ये जो दूरी हुई बिलखुसूस हमारी अस्करी क़यादत की अमेरिका में ट्रेनिंग्स में जो तातुल आया, उससे मेरे ख्याल है दोनों ममालिक को नुकसान हुआ। मेरे ख्याल है वहां तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। एक्चुअली एजुकेशन के हवाले से भी अच्छी अनाउंसमेंट्स आई हैं। मलाला का जो आपने स्कॉलरशिप्स अग्री की हैं कांग्रेस ने, वो भी पाकिस्तान के लिए हैं। हम मेरा ख्याल है कि इजिप्ट के बाद लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फुलब्राइट हैं। हमारे बहुत बच्चे जाते हैं, मैं हर साल पता नहीं 20 एप्लीकेशंस लिखती हूँ फुलब्राइट के लिए, और हमारे फार फ्लंग एरिया से बच्चे जाते हैं, एबटाबाद से, गिलगित से, बल्तिस्तान से, क्वेटा से। तो आई थिंक जो हमें उम्मीद है वो ये कि जो रिलेशनशिप श्रिंक हो गई थी ट्रम्प के जमाने में और सिर्फ कंटिंजेंट हो गई थी सिक्योरिटी को, टेररिज्म को, अफगानिस्तान को, शायद ये रिलेशनशिप थोड़ी सी एक्सपैंड होगी। और इसमें वो जो एक हमारा एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता था ना जिसमें 14-15 नुकात होते थे, तो कम से कम 10-12 नुकात पे जरूर बात होगी। सेहत, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आई थिंक पाकिस्तान ये देख रहा है। पाकिस्तान कोई डायरेक्ट एड अमेरिका से नहीं देख रहा। अच्छा डॉक्टर वैसरी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा वो इकॉनमी पे डॉक्टर साहबा ने बात की। अच्छा इकॉनमी पे ये बात सही है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस मिलती हैं, क्योंकि मैं तो माशी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सुनने में ये मिलता है एक बहुत बड़ी लोगों का तबका, ये इकोनॉमिक्स तबका, ये उनका भी है जो कहते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ में इस वक्त पाकिस्तान चला गया है।
तो ये भी एक ओपिनियन है। तो डॉक्टर वैसे में एक बात एक छोटा सा कमेंट, हम लोगों ने किया था शो हफीज पाशा साहब के साथ, और उन्होंने कुछ बड़े खतरनाक नंबर्स दिए थे कि ये स्टॉक मार्केट के सबसे पहले, जैसे एग्जांपल डॉक्टर साहिबा ने दी कि बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, मगर उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 महीने में 300 मिलियन जो है उसके बावजूद पाकिस्तान से बाहर चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एग्रीकल्चर है उस पर कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, जबकि आपकी 45% जो फोर्स है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। और फिर 70 लाख मोर जॉबलेस, यानी कि एक लंबी लिस्ट उन्होंने पूरी बताई कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं इकोनॉमी। You hear both things। मतलब ये एग्रीकल्चर जो आता है जो उसको काउंटर करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब एग्रीकल्चरल कंट्री रहा ही नहीं। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर्स इन द वर्ल्ड, और उस वजह से जो अर्बन ग्रोथ रेट्स हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन मैं माशी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहती। यू शुड एक्चुअली आई थिंक सिट डाउन एंड टॉक टू देम। अच्छा डॉक्टर वसीम, एक बात आपसे कोई तकरीबन कह रहे 3-4 साल पहले एक उसमें हम सेमिनार पे गए, तो बात ये हो रही थी कि जी डॉक्टर मिसबाह आजम को भी याद होगा इस बात का कि अब जो इमरान और बाजवा डॉक्टरिन जो है वो ये है कि हमें वेस्ट के साथ जो है, जो हमारे मामलात खराब हुए, फिर वो दहशतगर्दी के इल्जाम हम पे लगते रहे, हम पे इल्जाम लगा के आपने बिल नादिम भी आपकी तरफ था, एक परसेप्शन जो हमारी डेवलप हो गई है। तो हमने एक काम करना है कि हमने जो वेस्ट के साथ जो है अपनी जो ताल्लुकात हैं उसको रिपेयर करना है, जिस तरह हमारे हुआ करते थे 70s में या अय्यूब खान साहब के जमाने में, तो उस तरह से हमने रिपेयर करना है। और हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है कि हमारी ग्रोथ बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, और हम जो है जो पैकेजेस भी लें वो सिर्फ मिलिट्री पैकेजेस नहीं, हमारे जो फोकस होना चाहिए, प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए कि ऐसे पैकेज में हमारी जिनसे हमारी एजुकेशन ग्रोथ पे जो है फोकस हो। तो ये कहा जा रहा था कि ये बाजवा इमरान डॉक्टरिन ये है कि हमें वेस्ट के साथ रिपेयर करनी है, और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी है, और हमें साथ में जो है इकोनॉमी को अपना मजबूत करना है, और साथ में हमने हमेशा मिडिल ईस्ट में भी और अमेरिका और चीन में भी बैलेंस करके चलना है। ये बात हुई थी 3 साल पहले, और बड़े जो मैं बहुत सारे लोगों का नाम पता नहीं लेना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त जो है इख्तिदार में भी बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से ये बात हो रही थी। उस वक्त ये लोग हजरात जो मैं बात कर रहा हूँ इख्तिदार में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं थे। तो क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है, कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया फराज। देखिए, जब आप ग्लोबल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, तो आपको उसके डायनामिक्स को समझना होगा। हम बतौर अवाम या बतौर हुकूमत हमने हमेशा ये किया है कि या हम अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल देते हैं, या फिर हम मुकम्मल रुख मोड़ देते हैं, या हम अंडे तोड़ देते हैं। बिल्कुल हाँ। मैंने पिछली दफा भी ये कहा था कि जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो इस तरह नहीं चल सकती कि आप जैसे मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और आप ये कहते हैं कि आज मेरी तुमसे लड़ाई होगी, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा और नए दोस्त बनाऊंगा। इस तरह नहीं होता। हकीकत ये है कि आप अपने जो हमसाए हैं उनको नहीं बदल सकते। हकीकत ये है कि दुनिया में आपकी जो हैसियत है, जिसका सबसे बड़ा जो इस वक्त डायनामिक है वो मुआशी है, आप उसको नहीं बदल सकते, आपको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हकीकत ये है कि आप दुनिया में जिस तरह के मुआहिदों में जकड़े हुए हैं, उन मुआहिदों की आपको पासदारी करनी पड़ती है। और अगर आप अपने घर के अंदर मुआशी लिहाज से और सियासी लिहाज से मजबूत नहीं है, तो घर से बाहर भी आपकी उस तरह से नहीं होगी। ये हमारा मसला ये है बुनियादी तौर पर कि वी ऑलवेज ट्राई टू पंच अबव आवर वेट। हम ये चाहते हैं कि हमें फॉर इंस्टेंस रीजन में हमें भारत के साथ बराबरी के तौर पर ट्रीट किया जाए। बराबरी के तौर पर नहीं ट्रीट किया जा सकता क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनके बराबर नहीं है। अब डॉक्टर मिसबाह आजम ने बात की थी कि अफगानिस्तान में जो है वो बैटल ग्राउंड बन सकता है इंडिया और पाकिस्तान का। ये सिर्फ अफगानिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। अफगानिस्तान में अगर हालात खराब होते हैं तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमने पाकिस्तान में देखा, और ये पूरे रीजन में भी जा सकता है। सो हमें चीजों को इन आइसोलेशन देखने की जरूरत है, उनको ब्रेक डाउन करके देखने की जरूरत है। जिस तरह हम एक बिग पिक्चर पेंट कर देते हैं और एक ही ब्रश से हम सारे स्ट्रोक्स लगाना चाहते हैं, ऐसा दुनिया में नहीं होता। ये हमारी जो रियासत है और रियासती इदारे हैं,
उनको भी ये बात समझने की जरूरत है। और जैसे डॉक्टर बकाई कह रही थी कि अगर ये सोच कहीं मौजूद है कि हमें रीसेट करना चाहिए और हमें जो है वो बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है। और उसका जो पहला जो इंडिकेशन है वो बहुत सही है, मैं एग्री करता हूं उससे, वो चाहे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो लेकिन दे गिव अ गुड मैसेज कि हम किसी जो हैंडआउट है उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ना अमेरिका इस पोजीशन में है, ना हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हमें तिजारती मुआहदों की तरफ जाना चाहिए, हमें जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन हमारा एक तरह से स्टॉल्ड रहा है उसकी तरफ जाना चाहिए। हमें अपने खित्ते में अपने ताल्लुकात दुरुस्त रखने चाहिए। हम जब ये कहते हैं कि अमेरिका या यूरोपियन यूनियन जो है वो हमें टैरिफ्स के कंसेशंस लेकर दे या हमें जो है वो दुनिया में ट्रेड के मुआहदे करवा कर दे या हमें इमदादी पैकेज दे, हम तो जो अपने रीजन में मुल्क हैं, इंडिया हो या चाइना हो, अपने उस पोटेंशियल को भी हम पूरी तरह से टैप नहीं कर सके हैं अभी तक। चाइना की सीपैक की हमें बात बार बार होती है और हमें यह बताया जाता है कि ये एक पाइप ड्रीम है और जब ये सारा कुछ इन प्लेस हो जाएगा उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका जो अंडर करंट है, जो लोग बार बार मोतरज होते हैं कि हमारे इदारों में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में उन प्रोजेक्ट्स को पुल ऑफ करने की कैपेसिटी ही नहीं है, वो कैपेसिटी बढ़ाने पर कितना काम हो रहा है। सो ये सारे वो मुश्किल सवालात हैं जिनका जवाब हमें अपने मुल्क के अंदर ढूंढना है। मुल्क के बाहर जो कुछ भी होता है इस वक्त, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, इस वक्त अमेरिका के लिए दाखिली तौर पर इतने ज्यादा मसाइल हैं कि वो खारजा महाज पर इन चीजों पर इतनी तेजी से काम करने की पोजीशन में ही नहीं है। अभी चंद रोज पहले जब यह अनाउंस हुआ कि ग्वांटानामो बे में जो कैदी हैं उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी, तो हाउस में माइनॉरिटी लीडर मैकार्थी ने बाकायदा बयान दिया कि आप अमेरिकी अवाम की बजाय जो है वो दहशतगर्दों को पहले वैक्सीन लगा रहे हैं। इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल इशू ऑफ सॉर्ट्स। सो कोई भी इस वक्त अमेरिका में जो पोलराइजेशन है, जितना एक रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ है, उसको नजरअंदाज करके खारजा महाज पर कोई भी काम करना, किसी भी मुल्क के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने खास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से ये इंडिकेशन दी है ज़ालिम खलीलजाद को अपनी जगह बरकरार रखकर कि अगर उनका लेवरेज तालिबान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, वो अपने एक तरह से प्रोसेस में इतने अरसे से शरीक रहे हैं, तो वो उसी को लेकर आगे चलते रहे हैं और थोड़ा बहुत रीनिगोशिएट करने की कोशिश, अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बहाने एडमिनिस्ट्रेशन को वो टाइम मिल जाएगा। अच्छा, मैं डॉक्टर मिसबा साहब, मैं जरा एक दूसरा एक टॉपिक है जो कि बहुत अहम है, ये कि देखें, कहा ही जा रहा है 2025 से 30 के दरमियान जो चीन की जो इकोनॉमी है वो अमेरिका से आगे निकल जाएगी। सब में बड़ी, दुनिया की सब में बड़ी जो इकोनॉमी होगी वो चीन की होगी, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पजल्स को कनेक्ट करना शुरू करें तो ये हो जाएगा। मतलब हो सकता है कि 2025 तक तो ये हो ही जाए, कहा अर्लीस्ट 2028 में कहा जा रहा है कि ओवरटेक कर लेगी। हाँ, ओवरटेक कर लेगी। तो अब उसमें चक्कर ये है कि जिस हिसाब से मामला चल रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी स्लो हुई हुई है, कोरोना वायरस के बाद और स्लो हुई हुई है, स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे हैं, यहाँ पर मामला खराब हैं, तो कहा जा रहा है कि ये इवन पुल इन हो जाएगी जो टाइम है। तो अब ये जो सिलसिला, और अमेरिका के पास देखा जाए, इसमें कोई, मुझे तो नजर नहीं आ रही कोई इनके पास कॉम्प्रिहेंसिव कोई पॉलिसी हो चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको काउंटर करने के लिए। कोई इनके पास इस तरह की कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कभी शायद थी भी नहीं, या शायद बनाना इतना आसान ही नहीं है। तो उस पूरे के पूरे मामले के अंदर हम तो बड़े वेल पोजिशन्ड हैं कि हमारी अमेरिका से भी हमारी दोस्ती है, हमारा एलाय है, चीन हमारे साथ लगा हुआ है। और डॉक्टर आदिल नजम यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन उनका डायलॉग रिपीट करते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई आपकी सब में बड़ी स्ट्रेंथ आप जो कहते हैं वो है, लेकिन साथ में यही सब में बड़ी वीकनेस भी है।
नहीं हाँ नहीं सही कह रहे हैं फराज, और डॉक्टर साहिबा मुस्कुरा रही हैं, बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट है, तो उनसे भी ज़रूर सुनिएगा कि वो क्या कहती हैं। लेकिन देखिए फराज, इकॉनमी बड़ी होने का तो ठीक है, देखिए अमेरिका जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जो होती है वो थोड़ी फ्रेजाइल होती है, उसके अंदर आप बहुत से काम कर भी सकते हैं और बहुत से काम नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो चाइना का सिस्टम है वो बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि वहां पर जो भी गवर्नमेंट चाहती है, जो भी पैकेज देना चाहती है, जिस तरह से चलाना चाहती है, दे डू इट, और फिर इस वजह से उनकी इकोनॉमी जो है काफी स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अब ये कहना कि उसकी इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी, फिर वो जो है एक तरह का सेकंड सुपर पावर बन जाएगा, देखिए इसमें भी बड़ा टाइम लगेगा चाइना को। आप तो ज्यादा पता नहीं कितना आप घूमे हो, मैं तो चाइना में आप जानते हैं फैमिली की वजह से आई टेक द लोकल बसेस एंड आई गो टू द स्मॉल टाउन्स एंड इन चाइना, और जो हालात हैं, यानी कि आप देखिए बेजिंग से आप निकलिए बस पर और बैठ जाइए आप किसी प्राइवेट बस पर और जाइए हर्बे की तरफ, हमें एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत छोटी सी, और क्या होता है थोड़ी देर तक तो आपको बिल्डिंग्स और हाई टेक, और फिर उसके बाद लगेगा आप किसी कसूर के साउथ के किसी छोटे से गांव में जा रहे हैं, आप पतली सी सड़क और वो बस जो है चली जा रही है, फिर वो रुकेगी किसी छोटे से टाउन में, वहां बेचारे गरीब लोग सड़कों पे बैठे हुए वो पीच बेच रहे हैं और इस तरह, फिर आप चलते गए एकदम से फिर शुरू हो गए। तो डॉक्टर साहब इस तरह के हालात तो अगर अमेरिका के भी अगर हम जब जाते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही मामला चल रहे हैं? नहीं वहां पर भी आपको ऐसे लोग, मैंने अमेरिका के गांव में ऐसे लोग देखे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, नहीं फराज, इट्स अ बिग डिफरेंस कि आप देख लीजिए कि ठीक है यहाँ पर भी कुछ जगह ऐसी आपको दिखती हैं जो कि बड़ी रनडाउन होती हैं, वो सब होती हैं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे गांव के गांव, माइल्स एंड माइल्स, वहां कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ है तो सब कुछ, लेकिन गुर्बत। तो अभी उनको बहुत टाइम चाहिए चीजों को पहुंचाने के लिए, कि मतलब हर जगह के ऊपर फूड, और भाई अब अमेरिका में क्यों, अमेरिका जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, इसलिए नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इन यूएस, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, मोस्ट ऑफ द पार्ट, वहां पर आप जब आप ड्राइव करते हैं तो आप देखते हैं किसी हर एवरीवेयर कोई भी टाउन आता है, आप वहां रुक सकते हैं, वहां पर गैस की फैसिलिटी आपको मिलेगी, आपको हॉस्पिटल मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी। हाँ आई एग्री विद यू कि कुछ जगहों पे नहीं होता, लेकिन अभी चाइना जो है वो अभी काफी दूर है, अभी शहरों में तो वहां बड़ी ग्रोथ है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी वो लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने छोड़ा हुआ है उसे, दे आर डूइंग इट, क्योंकि मैंने देखा था शंघाई से जो एक रोड बनाई उन्होंने, पूरा ब्रिज बना रहे हैं उसके ऊपर, समुंदर के ऊपर के वो नॉर्थ में जाने के लिए, तो उससे जो है वो एरियाज जो हैं वो काफी डेवलप होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जो है चाइना जो है अमेरिका को रिप्लेस कर देगा, और अमेरिका जो है वो उसमें ये रहेगा कि भाई पॉलिसीज आएंगी और वो काम करेंगी, पार्टली नहीं करेंगी, और वो फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ की इकोनॉमी ऊपर नीचे ये चलता रहता है, यहाँ पर आपने देखा कि बड़ी अच्छी हो जाती है इकोनॉमी, फिर एक डाउन टर्न आता है, फिर ऊपर आ जाती है, तो ये तो रहेगा यहाँ के ऊपर, जाहिर है फ्रीडम है, लोगों को इजाजत है काम करने की और इस तरह से। अच्छा ठीक है, मैं जो है आप सवाल ना पूछिए, मेरे पास बहुत सारी बातें कहनी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आप ही की तरफ आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल, और वो कमेंट में आप आ रहे हैं, लेकिन अभी एक मिनट सवाल ना पूछिएगा, मुझे 3-4 जुमले कहने दीजिए। हाँ, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, पर ये बहुत बड़ी ताकत में क्यों बार बार जिक्र चाइना है? क्यों ट्रम्प की कैंपेन जो थी वो चाइना ब्लेम गेम पर टिकी हुई थी? क्यों अपनी हर गलती की निशानदेही के लिए उन्हें चाइना नजर आता था? मैं छोटा सा कोरोना वायरस का फेलियर, मुझे बात मुकम्मल करनी दीजिए। चलिए आप कर लीजिए फिर आप मुझे बताइए ये क्या कमाल हुआ कि इस वक्त जो बहुत सारे चाइनीज स्कॉलर्स हैं, क्योंकि आप तो अमेरिका में हैं और मैं पाकिस्तान में हूं और माय टोस्ट इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स,
तो मैं चाइना वालों की भी सुनती हूँ और आप लोगों की तो सुन ही रही हूँ। तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जो टेल विंड दी है हमारी ग्रोथ को ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ने, और हमारे नैरेटिव को ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ने। क्योंकि अब हम जाकर एक ही बात कहते हैं सारे सेमिनार्स में, हम कहते हैं कि आपकी जमहूरियत बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, एफिशिएंसी और गवर्नेंस या आप जैसी जमहूरियत। और दुनिया में मैक्सिमम टूरिस्ट जो है इस वक्त चाइना, रिच टूरिस्ट चाइना से निकलता है पूरी दुनिया में। ये कोविड की वजह से रुक गया, और कहने के ये तो बहुत अमीर लोग हैं, फुल ऑफ कैश बैग्स लेके जाते हैं टूरिज्म करने, ये सब वापस क्यों आते हैं चाइना? तो ठीक है, ये आप लोगों का एक नैरेटिव पर, दुनिया के नैरेटिव पर एक वेस्ट का गलबा है, लेकिन इस गलबे पर अब बहुत सीरियस सवाल हैं। क्यों अफ्रीका ने आपका ग्रोथ मॉडल और एड मॉडल रिजेक्ट कर चाइना को खुले हाथों से अपनाया है? क्यों यूरोप रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात तो करता है, लेकिन इस वक्त स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल कन्वर्जेंस में है चाइना के साथ? और हम पाकिस्तान की बात कर लें, आपने हमें 2 दफा इस्तेमाल किया जंग के लिए, हम 2 दफा आपके अफगान जिहाद में आपके इत्तेहादी थे, पोस्ट 9/11 आपके इत्तेहादी थे, नॉन नेटो अलाय थे, लेकिन जंगी अलाय थे। चाइना ने हमें माशी ग्रोथ के लिए अलाय बनाया है, और जिस डेट ट्रैप का आप हमें खौफ दिलाते हैं ना, वो डेट ट्रैप हमारे लिए खौफ ही नहीं है, क्योंकि जब हम नंबर्स देखते हैं तो हमारे डेट्स आपके बहुत ज्यादा हैं, उनके उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो मैं आपसे यहाँ में चाइना का केस हरगिज नहीं लड़ रही, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि अगर अमेरिका आज भी इस खाम ख्याली में है कि उसे चाइना से कोई धड़का झटका नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ रीथिंक होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आपके पॉलिसी मेकर्स में वो रीथिंक है। मैं कमाला हारिस को कहीं सुन रही थी, तो वो कह रही थी कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई कहता ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसको कमरे से निकाल दिया जाता। आज वी आर थिंकिंग अबाउट कमिंग अप विद एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू काउंटर चाइना सप्लाई चेन। आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी चाइना की सप्लाई चेन पर साल नहीं, 2 साल नहीं, डेकेड्स के लिए डिपेंडेंट है, और इस डिपेंडेंस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये जो मैं बात यहाँ मुकम्मल करूंगी, ये जो जिक्सॉ पजल बना है ना, क्रिस क्रॉस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स, चाहे वो ताल्लुकात हो चाइना के अमेरिका के साथ या चाइना के इंडिया के साथ। आप इंडिया को साउथ एशिया में चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं ना, उनकी भी इकोनॉमी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, और आपकी भी मईशत उन पर किसी हद तक डिपेंडेंट है। तो देखिए, ये थिंकिंग है हमारे यहाँ। तो हमें जब अमेरिका कहता है ना कि चाइना हमारे बराबर नहीं खड़ा होके आ सकता, हम बहुत दफा सोचते हैं कि शायद आप लोग हम तो सोच ही रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी ओपिनियन दे दूं, क्योंकि मेरा काम अब ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं किस काम में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं जिस सिलिकॉन वैली में जिस काम में मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मैं जरा एक चीज की मिसाल दूं ताकि डॉक्टर साहब की जो बात है उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर हालत ये होती है कि जो सप्लाई चेन के हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की, इसके ऊपर एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक साहब, उनकी एक वीडियो है जो कि वायरल भी हुई थी। उन्होंने कहा था जो लोग समझते हैं ना कि चाइना के ऊपर हमारा इन्हिसार है इसलिए कि वहां पर चीप लेबर है और कॉस्ट इफेक्टिव और जो है कॉस्ट हमारी लो जाती है, उसने कहा था ये तो पुरानी तुम बात कर रहे हो 1980-70 की। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना ह्यूमन कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में जिस हिसाब से बढ़ाया है, इसका हम कहीं भी चाहें हम जा ही नहीं सकते इतनी आसानी से। चाइना पे हमारा इन्हिसार बहुत बड़ा है। अब मेरी जो कहते हैं ना, मेरी सुबह और शाम जिसमें मैं हलकान होता हूँ, अमेरिका और यहाँ की बड़ी बड़ी एक जाइंट जो सिलिकॉन वैली की है, जब ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया था तो उन्होंने कोशिश की कि जी हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी हटा दें। तो कोशिश ये की गई कि जी हम मैक्सिको के अंदर जो है लेकर आते हैं बिजनेस, ताकि हम टैरिफ जो है वो मैक्सिको से अगर प्रोडक्ट बन के आ रही है तो टैरिफ नहीं लगेगा। आप और फिर या मलेशिया जाएं या थाईलैंड जाएं या किसी और इलाकों में जाएं,
आप यकीन करें इतने क्वालिटी इश्यूज हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल नहीं है वहां पर। उनका ह्यूमन कैपिटल मलेशिया का या थाईलैंड का या मैक्सिको का जो कि उनके करीब है, वो उस लेवल पे है ही नहीं जो चाइना के पास है। उनका ह्यूमन कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन में इतना आगे जा, हाई टेक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई खिलौने और कोई आम चीजें नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हाई टेक की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें वो इतने ऊपर चले गए हैं कि आपकी मतलब मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपने राउटर्स या स्विचेस बनाने हैं जिसपे आपका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। आप चीन में आपकी जो आउटपुट है, आप दिन के जो है 50,000 बना सकते हैं विद सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, विद सेम नंबर ऑफ पीपल। मलेशिया में आपको अगर बनाने हैं वही सेम वॉल्यूम आपने प्रोड्यूस करना है, तो आपको वो एक दिन में 1 लाख बना सकते हैं, वो एक दिन के अंदर बामुश्किल 60,000 बनाएंगे मलेशिया में। मैक्सिको में आ जाए तो वो बामुश्किल जो है एक दिन के अंदर 40,000 बनाएंगे। थाईलैंड में चले जाए तो वो एक दिन में 50,000 या 60-65,000 बना लेंगे, और विद क्वालिटी इश्यूज। तो ये बात इतना आसान नहीं है चाइना पे से इन्हिसार हटाना। और दूसरी बात, अब डॉक्टर साहब की जो आखिरी बात थी कि जी इंडिया का इन्हिसार, जब मीटिंग्स होती है ना, तो मीटिंग्स में 3 तरफ के लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ हम अमेरिका सिलिकॉन वैली से बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बैठे कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपकी है, सॉफ्टवेयर आपका है, डिजाइन आपका है। और साथ में चाइना से लोग बैठे हुए होते हैं जो कि फैक्ट्री से डायल इन होते हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी ट्रैवलिंग बंद हुई है। और इंडिया से डायल इन होकर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहां पर हो रही है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी चेक वहां पर हो रहा है। तो आप ये देखें, ट्राई का अमेरिका, चीन और इंडिया, और हम जैसे जो लोग हैं गरीब, हमारी तो मीटिंग ही फिर रात के 8 बजे होती है। तो ये, और मैं कोई बात नहीं कर रहा कि कोई छोटी मोटी, ये आप बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोडक्ट्स जो डेवलप हो रही है। डिजाइन आपका है, यहाँ से अमेरिका में बैठे हुए डिजाइन पे, हमारा सॉफ्टवेयर वाले वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के इशू आ रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चाइना कर रहा है। तो ये तो बात जो डॉक्टर साहब ने की, ये तो मैं इसका खुद चशमदीद गवाह हूँ। देखिए सबसे पहले जो बात ये है ना कि देखिए आप जरा हिस्ट्री में जाइए कि जो जिस तरह से जब ये पावर्स होती हैं ना, बड़ी पावर्स होती हैं, इनके अंदर एक पैरानोया होता है। इसको तो आपने देखा है, हिस्ट्री में देखा है। अब शुरू कर दीजिए 400 बीसी की हिस्ट्री से शुरू कर दीजिए। पेलोपोनेशियन वॉर थी जब जो कि स्पार्टा और एथेनियंस के बीच में हुई। उसमें क्या हुआ, यही बात हुई ना कि जब एथेनियंस ने बढ़ना शुरू किया, स्पार्टा जो था घबरा गया। इन द एंड दे वन द वॉर, लेकिन क्या हुआ, पूरा आपका ग्रीक कल्चर तबाह हो गया। छोड़ दीजिए इतनी दूर, आप आ जाइए वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर कि जब जर्मनी ने बढ़ना शुरू किया तो ब्रिटेन घबरा गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, यानी इस हद तक कि उसने कहा कि भाई हम अमेरिका को पावर ट्रांसफर कर देते हैं, वो चलाएं, क्योंकि वो भी तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, तो अंग्रेजी बोलने वालों के पास पावर रहेगा। तो मतलब उस वक्त वो हुआ। तो ये जो है, इसको तो बड़ी, ये चीज जो है, ये तो उसकी तो रीजन ही ये है कि ये जो पैरानोया होता है सुपर पावर का, ये तो एक उसका रिफ्लेक्शन है कि जो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि ट्रंप ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, और ये होगा, ये बढ़ेगा भी। और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि भाई चाइना जो है इस जगह तक पहुंच सके कि वो जो है उन्हें इस तरह ओपनली चैलेंज करे। अब रहा सिस्टम का ताल्लुक, डेमोक्रेसी वर्सेस लाइक ओपन सिस्टम। भाई आप तो ऐसे लोगों से बात कर रही हैं ना जो कि वहां पर उनके स्पोक्स पर्सन बन के आए हैं। मुझे तो अपॉर्चुनिटी है आम आदमी से बात करने की, चाइना के, जो कि वी चैट पर दिन रात मेरी वाइफ के साथ गपशप लगा रहा होता है, उस तरह के लोग। अब आप पढ़ लीजिए आम आदमी क्या समझता है चाइना का। आम आदमी जो है ना, तो उसे ये जी जिनपिंग साहब क्या जो ये जो BRI पसंद है, ना वो चाहते हैं कि वो अमेरिका से लड़ाई लड़े, ना ही। देखिए चाइना में चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं, बड़ा आराम है, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई उनको मसला नहीं है। मैं वहां पर था चाइना में, तो वहां डिस्कशन हो रहा था कि जो अपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर एक जो टैक्स लगाना शुरू कर दें, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉब्लम ये है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगा देते तो एक मुसीबत हो जाती वहां के ऊपर कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वहां अपार्टमेंट्स बने खड़े हुए हैं, तो कोई खरीदेगा नहीं उसको। मेरी सिस्टर इन लॉ, उसका अपना अपार्टमेंट है,
वो मिलियंस में है। तो वो कह रही थी कि अगर कहीं टैक्स लग गया, पता कलामी हो रही है, और मेरा ख्याल है ओवैस साहब से कहते हैं कि इसको तस्वीर कर दें। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला गुजारिश करना चाहती हूँ। आप माइक्रो लेवल की बातें कर रहे हैं और बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपने उस तरह से चाइना को देखा है। लेकिन हम इमरान खान अमेरिका में भी ये मसाइल हैं सारे। हाँ, मतलब इमरान खान साहब को अमेरिका चाइना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें तो ये नजर आता है कि उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल को पॉवर्टी से लिफ्ट किया है, और वो फांसी भी देते हैं। और देखिए वो तो नहीं, फांसी तो हम भी देखिए, ये जो आपके मसलाए हैं ना सर, सलीम साहब और मिसबा साहब और फराज दरवेश साहब, मैं तो आपकी कैम में डॉक्टर साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स और फ्री वर्ल्ड का भाषण देते हैं ना, नहीं आपको एक दूसरे को भाषण अच्छा लगता है, हमें इतना अच्छा नहीं लगता। मैं एक चीज जो आप बता रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के चाइना को पसंद करने की वजूहात में से एक है। मैं सिर्फ मतलब पाकिस्तान में लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि सीईओ को टांग दिया क्योंकि उसकी करप्शन प्रूव हो गई। पाकिस्तान में ये रोमांटिसिज्म है। वाकई किसी ताकतवर अमीर आदमी को इस तरह की जस्टिस दी जाए, क्योंकि यहाँ हर ताकतवर अमीर आदमी कानून के चुंगल से सुकून बाहर निकल के आता है। नहीं, और जो फ्री वर्ल्ड की बातें हैं ना, ये हमारे लिए कोई बहुत मजेदार बात नहीं है। हमें ये अच्छा लगता है कि गुर्बत से निकल जाएं, हमें ये अच्छा लगता है बातचीत तालीम हासिल कर ले। और मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि जो फ्री वर्ल्ड का ग्रीड ड्रिवन कैपिटलिज्म था ना, इससे भी हम जच हो गए। तो हमेशा कॉन्शियस कैपिटलिज्म, फ्री वर्ल्ड को, अमेरिका को एक कॉन्शियस कैपिटलिज्म को सामने लाने की जरूरत है। ये जो आपने अपने कैपिटलिस्ट डिजाइन को जमहूरियत में छुपा के पूरी दुनिया को बेचा है ना, ये शायद अब खुल रहा है, इसकी फलाई खुल रही है। मैं ये गुजारिश है आपसे। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब कि यहाँ पे हम लोग ये बहस नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका का सिस्टम बेस्ट है और चाइना का सिस्टम खराब है या वाइस वर्सा। मैं भी हरगिज़ ये बहस नहीं कर रही हूँ। ये कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये कैपिटलिज्म सही है कि क्या चाइना अमेरिका को चैलेंज दे रहा है। मैं समझती हूँ कि दे रहा है। नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और मैंने उसी के ऊपर आपको बताया कि जब ग्रोथ आती है, किसी सुपर पावर देखती है कि कोई और ग्रो हो रहा है, तो वो पैरानॉइड होती है। देखिए, हम लोग यहाँ पर ये बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो एक हकायक का तस्करा कर रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड क्या दिख रहा है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इसलिए दिख रहा है कि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, या इसलिए दिख रहा है कि अच्छा, इमरान खान की बात, इमरान खान को चाइना बहुत पसंद है कि वहां पर जो है 20 साल हुकूमत रहती है, वहां के ऊपर। देखिए, मैं इमरान खान को इक्वेशन में नहीं लाता, क्योंकि देखिए उन्होंने साथ में फिर सीपैक का क्या हशर किया है, अगर ऐसे ही उन्हें चाइना बहुत पसंद है तो। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, मैं उन्हें इक्वेशन में नहीं लाता इस उसमें कि भाई वो जो है अगर कह रहे हैं तो इट इज समथिंग ग्रेट थिंग अबाउट चाइना। देखिए, चाइना जो है एक रियलिटी है, एक ग्रोइंग रियलिटी है, दुनिया जानती है। लेकिन जैसा फराज कह रहे हैं, उस पर डिपेंडेंस बहुत है। भाई, हम लोग की अपनी कंपनी को बड़ा लॉस हुआ जब ये टैरिफ्स बढ़े और वो सब हुआ, यानी कि जो हम लोग की जो सालाना पार्टीज थी वो खत्म हो गई होना। तो मतलब देखिए, अब ऐसी चीजें हो रही हैं अमेरिका में कि अब हमारी छोटी कंपनी है, फराज माशाल्लाह बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, मैं छोटी कंपनी में एग्जीक्यूटिव भी नहीं हूं। तो देखिए, यहां पर हम लोग जरा कोशिश ये कर रहे हैं डिस्कस करने की कि भाई हकायक क्या है ग्राउंड पर। और हकायक ये हैं कि देखिए, अमेरिका जो है अभी तक अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बड़ी रेजिलिएंट है। आपने फरमाया, डॉक्टर साहिबा ने फरमाया ये बात कि यहाँ पे लोग सोचते हैं, यहाँ गड़बड़ होती हैं चीज़ें, फिर उसका हल देखा जाता है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। आप पढ़िए डॉक्टर ग्राहम एलिसन की किताब पढ़िए, यू विल एडमायर देम कि भाई किस तरह से वो लोग उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। अच्छा, मैं अगर एक सवाल जो देखें, जो मिसबा, मैं डॉक्टर अवैस सलीम की तरफ चला जाता हूँ, जब तक आप दोनों हजरात थोड़ा सा पानी वानी पी लें। अच्छा, तो डॉक्टर एक्चुअली मजा ये हुआ कि मेरा इंटरनेट वो वीक हुआ और मैं मिसबा साहब की बहुत बात नहीं सुन पाई। ये तो आपने बड़ी ज्यादती की डॉक्टर साहबा।
मुस्कुरा के खामोश हो गई। आप अगली दफा जवाब दे दीजिएगा। अच्छा डॉक्टर वैद सलीम, देखें जो मिसबा साहब ने बात की, डॉक्टर मिसबा आजम ने, वो ये थी कि जी वहाँ पे जो अंदर आप गांव देहात में चले जाएं तो बहुत बुरी हालत है और मामला खराब है वहां पर। सर ये मामला तो मैं तो ये कहता हूँ, हम जो बैठे हुए, मैं और डॉक्टर मिसबा आजम, हम बैठे हुए सिलिकॉन वैली की बबल में। ये कोई असली अमेरिका नहीं है, ये तो बबल है बिल्कुल। ये हम वहां के समझ लें शंघाई में बैठे हुए, ये अलग है मामला। लेकिन जब मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ, यहाँ से यानी कि सैन फ्रांसिस्को से, बे एरिया से मैं अगर निकल के 1.5 घंटा दूर भी चला जाऊं, 2 घंटे दूर चले जाऊं, वहां पर मामला खराब है। फिर उसके बाद टेक्सास में आप चले जाएं, एरिजोना आप चले जाएं, नेवाडा चले जाएं, यहाँ से दूर नहीं है नेवाडा, वहां पर भी लोग माशी तौर पे तबाह बर्बाद हो गए, वो परेशान हो गए। वो मैं एक साहब से मेरी बात हो रही, जिनका वुड का कारोबार था, यानी कि वुड वगैरह वो बना के उसकी चीजें, प्रोडक्ट, वो कह रहे मेरा कारोबार तबाह हो गया है, खत्म हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं होमलेस हो गया हूँ। क्योंकि उसकी वजह ये कि सारी आउटसोर्सिंग हो गई, कारोबार यहाँ से चला गया। और वो साहब ट्रम्प के बहुत शिद्दत से सपोर्टर थे, तो उनके जो मसाइल थे, ये नहीं था कि ट्रम्प साहब की बात कि भाई ट्रम्प मुझे इसलिए पसंद है कि वो गोरा है। उन्होंने कहना ये था भाई वो बात तो कम से कम कर रहा है ना, बता तो रहा है कि चीन मसला है, अब से पहले तो बात ही नहीं की गई थी। तो यहाँ पर भी कौन से कोई माशी हालात इतने कोई अच्छे चल रहे हैं? फराज देखिए, अभी हमने जो दोनों डॉक्टर साहिबान की गुफ्तगू सुनी, ये 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं इनके दरमियान में खड़ा हुआ हूं और एट द रिस्क ऑफ बोरिंग उन तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, मैं थोड़ी सी फिलॉसफी इसके बीच में लाना चाहता हूं। एक अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी एक थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें एक पिरामिड बनता है। उस पिरामिड की बेस पर है फूड, वाटर, शेल्टर, आपकी बुनियादी जरूरियात, रोटी कपड़ा मकान, जिस तरह हमारा नारा था। बिल्कुल। उस बुनियादी जरूरत से जब वो पूरी हो जाती है और आप उससे ऊपर चलते हैं, तो फिर आपको जॉब सिक्योरिटी, दूसरी किस्म की सिक्योरिटीज, फैमिली, फ्रेंड्स, उनकी जरूरत पड़ती है। और टॉप ऑफ द पिरामिड 2 चीजें हैं, जिसमें आपकी सेल्फ एस्टीम है, और हम सब जानते हैं कि गुर्बत सेल्फ एस्टीम को खा जाती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जब आप कहते हैं कि हाँ अब मेरी जो बुनियादी जरूरियात पूरी हो गई हैं, अब मुझे थोड़ी सी पावर भी चाहिए, अब मुझे थोड़ा सा कुछ और भी चाहिए, अब मुझे दुनिया में अपने आप को दिखाना भी चाहिए, दुनिया भी देखनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल फर्मली इस चीज पे बिलीव करता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा जजीरा नहीं है जिसे हम आइडियल कह सकें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। हर एक के अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। चाइना में जो हमारे दोस्त काम करते हैं, यहाँ पे एकेडेमिया में बहुत लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में हमारी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। चाइना ने इस हायरार्की की बेस में जो कंसिडरेशंस थी उनको पूरा कर लिया है। उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है और जो उसके फ्रूट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका में जो लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो इमिग्रेशन की लाइन है, चाइना की सबसे बड़ी है। अगर इतना चाइना में सारा कुछ ठीक है तो फिर वो लोग क्यों आ रहे हैं? दैट इज बिकॉज अब वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और जब पेट भरा हुआ होता है तो सेंसरशिप और दूसरी चीजें फिर आपको तंग करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, अब आप इसका रिवर्स ले लीजिए। अमेरिका में सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी पे जरब पड़ती है और उसका जो एक इम्पैक्ट है वो आप फील करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन सी इकोनॉमी जो है वो बड़ी हो रही है और उसके साथ हमारे खारजा ताल्लुकात कैसे हैं। आप यू आर मोर कंसर्न्ड विद पुटिंग फूड ऑन द टेबल। अब आप यहाँ अमेरिका में बाजार में चले जाइए, कोई चीज आप लेना चाहें, आपको 10 में से 8 चीजें जो है वो मेड इन चाइना मिलेंगी। कौन सा अमरीकी है जो $10 की मेड इन चाइना शर्ट छोड़ के $50 की मेड इन नॉर्थ कैरोलिना शर्ट लेना चाहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, सही बात। फिर अब ये एप्पल हो या बोइंग हो या जनरल मोटर्स हो, ये सब क्यों जा रहे हैं चाइना?
बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रही है। दे आर एबल टू प्रोड्यूस इन बल्क। जो आपने प्रोडक्शन की बात की थी और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की थी, ये बड़ी सही है। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाइना उसी लेबर के साथ और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उतने ही टाइम में 3 गुना प्रोडक्शन लेता है। ये तमाम वो चीजें हैं जिनको चाइना ने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, और एक दफा जब वो प्रोलिफरेशन हो जाती है और दुनिया को उसका पता चल जाता है कि इससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, उसको आप जिस मर्जी सियासी लबादे में लपेटने की कोशिश करें, जिस तरह पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, आप उसको रोक नहीं सकते। क्या फर्क पड़ा अमेरिकी कंपनियों को? अमेरिकी कंपनियां तो अभी भी वही है 4 साल में मजीद जा रही हैं। अभी टेस्ला ने जाने का ऐलान कर दिया है। चली गई टेस्ला ने वहां फैक्ट्री बना ली है, फैक्ट्री बना ली है जी। अच्छा, लेकिन उसका जो, अगर हम उससे ये समझते हैं, जब हमारे यहाँ ये खबरें चलती हैं कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो अमेरिका को टेक ओवर कर लेगी, तो समहाउ उसकी इंटरप्रिटेशन ये ली जाती है कि इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद चाइना ही चाइना होगा और अमेरिकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दैट्स ट्रू। आपस में देखिए, इवन चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंटरट्वाइंड विद द अमेरिकन कंजम्पशन। एग्जैक्टली। मैं यही पॉइंट है जो हमारे यहाँ एक आम सोच है। मैं उसको मैं तो यही कह रही हूँ कि जैसे फराज कह रहे थे ना कि क्रिस क्रॉस है ये कोल्ड वॉर। अगर कोई सेकंड कोल्ड वॉर हुई तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कोल्ड वॉर। देखिए, कोई आइडियोलॉजिकल डिवाइड नहीं है। पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन से बहुत मुख्तलिफ हैं। हैं जो स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटीज हैं, लेकिन जियो इकोनॉमिक कंपल्शंस है। एब्सोल्युटली। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जितनी अमेरिकी कंपनियां चाइना में मौजूद हैं, उनमें से कोई भी बिटवीन 15 and 25% से ज्यादा अपना रेवेन्यू चाइना से नहीं ले रहा है। ठीक है, जरूर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मार्केट इंडिया भी है, उनकी मार्केट अमेरिका भी है, खुद अमेरिका बहुत बड़ी है। चाइना जितनी बड़ी मार्केट हो जाए और वो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर लें, उसके बावजूद अगर आप सिर्फ अमेरिकी मंडी को माइनस कर दें तो चाइनीज मसनूआत की खपत कहाँ होगी? चाइना तो बाजू खोल खोल के अमेरिका को भी बुला रहा है और बाजू खोल खोल के इंडिया को भी बुला रहा है। जब ये कर्टन रेजर हुआ था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, तो जो चाइनीज एम्बेसडर ऑन रिकॉर्ड इंडिया न्यू दिल्ली में, उसने कहा कि आप आ जाएं ऑन बोर्ड, हम नाम तब्दील कर देते हैं चाइना पाकिस्तान। एक जो चीज है ना, अमेरिका की जो एक जो समय बड़ी स्ट्रेंथ, इस पे हम बात नहीं कर रहे, वो अमेरिका की जो समय खत्म कर लूं, अमेरिका का बुनियादी मसला इस वक्त ये है, जो मेरी जो जंपल है वो देहात की है। अमेरिका का बुनियादी मसला इस वक्त ये है, जो गांव के चौधरी का होता है, कि उसके मुकाबले में अगर एक और चौधरी खड़ा हो रहा हो तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। अमेरिका ने इतने लंबे अरसे तक ये जो एक सुपर पावर का स्टेटस है एंजॉय किया है, कि उनको जो इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस हैं कि दुनिया में कोई और ऐसी ताकत हो सकती है जो उनके मुकाबले में न सिर्फ इकोनॉमिकली खड़ी हो सकती है, बल्कि वो अपना सियासी वेट भी पुल करेगी फिर उसके साथ। ये चीज बुनियादी तौर पर अमेरिका को तंग कर रही है। सो ये एक सियासी इशू है, एक इकोनॉमिक इशू नहीं है। बिल्कुल सही बात। या एग्जैक्टली। या और यही सबसे बड़ी रियलिटी है इस वक्त की, या आजकल के जमाने की। और जो मैं जिक्र कर रहा था, जो बुक है बाय डॉक्टर एलिसन ग्राहम की, जो ग्राहम एलिसन की बुक है, उसमें उन्होंने यही बताई है, यही बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कि देखिए कि जब सुपर पावर जो होती है वो पैरानॉइड होती है। अमेरिका इज पैरानॉइड इस वक्त, कि वो देख रहा है कि चाइना ग्रो हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है हमें चैलेंज करे। आप देखिए कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग द आयरन कर्टन टाइम क्या होता था, कि अगर अमेरिका कोई मूव करता था दुनिया में, तो रशियन फ्लीट जो था वो भी फौरन अप्रोच करने लगता था। तो अमेरिका के पास कोई बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं थी, तो वो लेवरेज खोना नहीं चाहता है। और ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज ऑल
पॉलिटिकल। और ये चीजें जो हैं डिपेंड करता है आपकी लीडरशिप पे कि कोई लीडर जो होगा वो मॉडरेट होगा इस चीज में, कुछ थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन जो बेस पॉलिसी है वो वही पैरानोया है और वो रहेगी बहुत अरसे तक। लेकिन जो ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं ये तो बहुत बड़ी रियलिटीज हैं, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। एक बड़ी अच्छी आज सब लोग एक छोटी सी बात, सॉरी डॉक्टर साहबा, डॉक्टर ग्राहम एलिसन ने लिखा है एक जुमला उनका जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने लिखा है कि जो ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन और ये सब, ये जो है ट्रांजैक्शनल रिलेशंस को बड़ा स्मूथ कर देता है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन जो आपकी जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, कल्चरल फॉल्ट लाइंस होती हैं, वो उसको ओवरकम करने में उसके लिए मुश्किल होती है। कि आप चाइना की हिस्ट्री देखिए, उनका 100 साल का जो पीरियड था जिसके अंदर ह्यूमिलिएशन उन्होंने देखी उनके लोगों ने, और फिर उसके बाद माओ के बाद, ठीक है बहुत से लोग चाइना में माओ को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ कि जिस तरह से चाइना ने ग्रो करना शुरू किया, कि भाई अब आप देखिए 1949 में वहां पर रेवोल्यूशन था और 1950 में वो जंग में घुस गए। और अच्छा भाई, ये अब जरा डॉक्टर साहब की तरफ, क्योंकि कल अभी मुझ पे फतवा लग गया कि कल भी तो वहां पर बैठ के अपने शो पे मायूसी फैला रहे थे, यहाँ पर बैठ के अब तो अमेरिका की वकालत में लगे हुए हो। तो भाई मैं डॉक्टर हुमा बकाई से की तरफ चला जाता हूँ, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान में बैठी हुई है, और जो मुझे इल्जाम वगैरह तो तुम छोड़ छाड़ के वहां बैठे हुए हो और कभी कराची में मायूसी फैलाते हो, कभी कहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दो चौधरियों की जो लड़ाई है, हर लड़ाई तो मेरे हिसाब से नहीं है, जो भी उसमें हम जो पाकिस्तान है उन्होंने दोनों चौधरी को पहले समझ करना है कि कोई भी हमारा पानी ना बंद करे और हम भी जो है फलते फूलते रहें, और किस तरह दोनों चौधरियों से हम फायदा ले लें। तो उसमें हमारी जो पोजीशनिंग है वो तो मेरे हिसाब से अब तक इतनी बुरी नहीं रही है, अच्छी खासी हमारी पोजीशनिंग रही है और हम बड़े क्लियर रहे हैं। और इस पे मेरे ख्याल से जो पिछला टॉपिक उस पर एक शो फिर कर लेंगे कि अमेरिका की, मैं समझता हूँ कि अमेरिका की आज भी जो सब में बड़ी जो स्ट्रेंथ है जो कि अब कम हो रही है वो इनोवेशन है, और इनोवेशन की वजह से, क्योंकि जैसे टेस्ला की एक मिसाल है कि उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री को जो है ना इलॉन मस्क ने और टेस्ला ने तब्दील किया, तो वो शायद अमेरिका की रहेगी, और चाइना शायद उस लेवल पे अभी इनोवेशन के लेवल पे अभी नहीं पहुंच पा रहा है। बैक टू द सेम टॉपिक जो भी पहले कह रहा था डॉक्टर साहब, हमारी पोजीशन तो अच्छी है, तो इस हिसाब से हमें तो आगे हमारे लिए सबसे भाग होने चाहिए अगर हम सही से बैलेंसिंग करें दोनों ममालिक के दरमियान। और अपना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त यही थ्रस्ट है जो मैंने शुरू में बात कही थी कि मतलब जितने अरसे से मैं फॉरेन पॉलिसी पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ, मैं हमेशा एक जुमले से शुरू करती थी कि जी इट्स अ स्टोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड कंपल्शंस। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंस्ट्रेंट्स और कंपल्शंस पे मुनहसर है। अब मुझे लगता है शायद बहुत बहुत अरसे बाद देयर आर ऑप्शंस एंड चॉइसेस, और वो ऑप्शंस एंड चॉइसेस, और जिसमें आप लोगों के लोग तो बहुत मकाले लिख रहे हैं, द चाइना कार्ड फॉर पाकिस्तान, इंडिया लिखता है द चाइना कार्ड फॉर पाकिस्तान। इस वक्त जो थोड़ी बहुत हमारे पास समझिए लेवरेज है, या हमारी कमर पुख्ता हुई है, या हम डॉक्ट्रिन्स की बात करने लगे हैं, बाजवा डॉक्ट्रिन, और अभी किसी ने इमरान खान डॉक्ट्रिन, जिसमें हमने फर्स्ट, और वो भी हमने नहीं कहा, किसी ने ब्रिटेन में रूसी इंस्टीट्यूट ने इवेल्युएट करके कहा कि ये बाजवा डॉक्ट्रिन है। उन्होंने तो सीधी साधी फौजी आदमी है बात कही थी कि भाई हमने बहुत कर लिया, अब तुम अपना काम करो। एनीवेज, हैविंग सेड दिस, देखिए यहाँ बहुत अच्छी बातें हैं, और क्योंकि आप लोग सिलिकॉन में वैली में बैठे हैं तो आप लोगों की सोच टेस्ला तक महदूद है ना, लेकिन मैं तो सोशल साइंटिस्ट हूँ, और मेरा ख्याल है कि अमेरिका के जो सबसे बड़ा खदशा है इस वक्त ना, वो जो इब्ने खुल्दून ने कहा था कि नेशंस उस वक्त टूटती हैं जब उनकी सोशल सॉलिडेरिटी खत्म हो जाती है, जब उनका सोशल फैब्रिक फटने लगता है। मुझे शायद ये सवाल करना है आपसे कि क्या अमेरिका का सोशल फैब्रिक फट रहा है, और क्या ट्रंप के अंदर वहां शगाफ पड़े हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सोशल फैब्रिक के इंडिया में मोदी के अंदर शगाफ पड़ रहे हैं। अगर आप ये शगाफ पुर कर लेते हैं, अमेरिका को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इब्ने खुल्दून ने तो ये कहा कि ये कौम की जब तबाही होती है तो ये तबाही का पहला कदम ये होता है। और अमेरिका भी जी 75 साल पुराना ही है ना, इतना बहुत पुराना तो नहीं। आपकी जो सुपरियोरिटी है वो 75 साल आपकी नहीं है, अमेरिका की, हम कोई अमेरिका की जो सुपरियोरिटी है वो 75 साल पर ही मुनहसर है ना जी।
अच्छा, और ये जो खुमार और गुमान है ये तो उस वक्त हुआ जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यूनिपोलर वर्ल्ड में। ये इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मेरा दिल बहुत चाह और रहा अब है अमरीकी मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो शो का तो आप नहीं डॉक्टर साहब, आप हमेशा इनवाइटेड रहेंगी अच्छा, हमारे शो में। मैं बिल्कुल रैप अप करता हूँ। इतना इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि इसको रैप अप किया जाए, लेकिन जो है बिल्कुल वक्त जो है खत्म हो चुका है और हम बल्कि घंटे के करीब पहुंच गए हैं। तो मैं बिल्कुल आखिरी जो है वर्ड और डॉक्टर उवैस सलीम, उसके बाद फिर मैं मिसबाह आजम, फिर रैप अप। बिल्कुल जी सर। देखिए, मैं आपको जो दो एनेक्डोट्स सुना देता हूँ एज द लास्ट वर्ड। तकरीबन 8-10 साल पहले मैं वाशिंगटन डीसी में एक्ademia में आने से पहले एक अमेरिकन चेंबर की एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, कवर कर रहा था। वहां पर हर जो मैन्युफैक्चरर है बड़ा, उसका ये ख्याल था कि इस वक्त जो नई प्रोडक्ट बन रही है वो सिर्फ दो मार्केट्स को देख रही है, इंडिया और चाइना। और अगर इन दो मार्केट्स में वो प्रोडक्ट चल गई तो समझे चल गई, उनको बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं। ठीक है। दूसरा, अभी कुछ अरसा पहले, ये भी तकरीबन उसी वक्त की बात है, आपको पता है कि हर साल बजट के मौके पर एक स्टेलमेट होता है वाशिंगटन में। तो एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में स्पोक्स पर्सन से सवाल किया कि आपकी तो इकोनॉमी तबाह होने वाली है और स्टेलमेट हो जाएगा, तो उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? तो वो जो स्पोक्स पर्सन थी, खातून थी, वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा, ये तो नहीं मुझे पता कि तबाह होने वाली है या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब तक दुनिया डॉलर में ट्रेड करती रहेगी हमारी इकोनॉमी को कुछ नहीं होगा। सो ये दोनों तरफ की वो हकीकतें हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और यही दुनिया को ड्राइव कर रही हैं। ठीक है जी, डॉक्टर मिसबाह आजम, बिल्कुल 15 सेकेंड्स। हाँ बस और मुझे ये कहा जा रहा है कि तुमने इतनी सारी की सारी फराज दरवेश बातें की, तुमने एक जो एलिफेंट इन द रूम है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उस पर तुम्हारा बजट जाता है, तुम्हारी कैसे ग्रोथ होगी ये और वो। तो मेरी हिंदुस्तान के दोस्तों से यही गुजारिश है, जिनका जो साहब है उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से, कि भाई हम तो दुनिया में अमेरिका की भी बहुत बड़ी आर्मी है, अमेरिका का भी बहुत बड़ा बजट है, चीन का भी है, तो ये बजट के साथ ही लोग ममालिक ग्रो करते हैं। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आर्मी को बजट ना दिया जाए। तो ये इस तरह के आप सवाल ना कि अगर इंडिया खुद जो है कितना बड़ा स्पेंड करता है आर्मी के ऊपर। जी डॉक्टर मिसबाह आजम। हाँ हाँ, नहीं बस बस यही एक छोटी सी बात है कि देखिए, ये जो डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि ट्रम्प की वजह से, ट्रम्प के आने के बाद जो क्रैक्स आए, मतलब मैं इस पे ये कमेंट करना चाहता हूँ कि ट्रम्प इज नॉट द रीजन ओनली। ये चीज जो थी ये शुरू हो चुकी थी, समझिए कि मतलब रेगन के जमाने से प्रॉबेबली ये चीजें जो थी शुरू हो चुकी थी उसमें, और वो रहेगा, वो ऊपर रहेगा, कभी नीचे आएगा। आई डोंट थिंक उसके अंदर कोई बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। क्योंकि हमारा टाइम ऊपर चला गया है, मैं तमाम हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। ख़वातीन हजरात, अगर आपने शेयर नहीं किया इसको शेयर करें, लाइक करें और अपनी आरा से फराज दरवेश को आगाह करते रहें। इंशाल्लाह अगले एक कमेंट, आप कहते हैं तमाम हजरात को, फिर आप कहते हैं ख़वातीन और हजरात। मुनव्वर सईद साहब ने फरमाया कि हजरात में ख़वातीन भी आती हैं और हजरात भी आते हैं। तो मेरी जैसी ख़वातीन तो आती है। नहीं, उन्होंने ये कहा ना कि जैसे हजरत खदीजा हम लोग कहते हैं ना, हम लोग खातून खदीजा तो नहीं कहते ना, हजरत तो उनका मसला मतलब ये था कि हजरत का मतलब खातून भी और हजरात भी। तो अगर आप हजरात कहते हैं तो फिर आप खवातीन और हजरात ना कहा करें। जस्ट सर ये तो बिल्कुल आपने अच्छा हुआ, मैं तो तारिक अजीज साहब को सुनता था, वो खवातीन हजरात कहा करते, तो हमने कहा चलो ठीक है। मगर मैं मुनव्वर सईद साहब पे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, कॉपी छाप लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हजरात अपनी आगे से मैं आगाह करते रहे। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका लाइव अभी चल रहा है? जी चल रहा है, अभी वो कर रहे हैं खत्म इसको। मैसेज आ गया कि
ओह